मनीष, जो एग्जीबिशन इस वक्त राजनाथ सिंह देख रहे हैं, रक्षा मंत्री, आपने वहां देखी होगी, उसके बारे में बताएं, क्योंकि अलग अलग टैंक्स यहां रखे हुए हैं और कौन कौन सी वो चीजें हैं, जो हथियार है, जो वहां पर प्रदर्शित की गई है। अमित, इस समय रक्षा मंत्री पैटर्न टैंक देख रहे हैं, वो पैटर्न टैंक जिसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया, उसके बाद भारतीय सेना के टैंक जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर जो पूरा एरिया ब्लॉक किया और पाकिस्तानी आर्मी के पैटर्न टैंक के सामने खड़े हुए। उसके अलावा जो वेपन्स थे 1971 की लड़ाई में, वो दिखाया जा रहा है रक्षा मंत्री को। साथ में जो आर्मी के सीनियर ऑफिशियल हैं वो उनको बता रहे हैं, पूरा ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये रक्षा मंत्री, क्योंकि ये स्वर्णिम विजय दिवस है, और हमको ये भी बता दें कि 16 तारीख को औपचारिक तौर पर प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे और उसको देखेंगे। साथ में इस समय भी जो मुक्ति वाहिनी के जो कुछ योद्धा हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, यानी रक्षा मंत्री उनसे भी मुलाकात करेंगे। इस पूरे बैटल में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है वो तब जब सरेंडर हुआ, जिसमें कर्नल ओबराय खुद वहां पे मौजूद थे रेसकोर्स ग्राउंड में, जब 93,000 सैनिकों का, हालांकि उस रेसकोर्स ग्राउंड में 93,000 नहीं थे, लेकिन ओवरऑल 93,000 सैनिकों ने सरेंडर किया। और इस समय जो रक्षा मंत्री जा रहे हैं वो भारतीय सेना के टैंक्स, जिन्होंने अलग अलग, खासतौर पर वेस्टर्न बॉर्डर पर एक बहुत ही पाकिस्तान के पूरे जो घेराबंदी थी उसको तोड़ा। जब पाकिस्तान आगे मूव कर रहा था तो उसको तोड़ा। शकरगढ़ की लड़ाई में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, उसको दिखाते हुए आगे जा रहे हैं। ये सभी 1971 के युद्ध में शामिल, युद्ध में जो सम्मिलित हुए थे भारतीय सेना के टैंक्स और आर्मर्ड रेजिमेंट के टैंक्स, वो शामिल है। यहाँ पे जो इस समय सीनियर ऑफिशियल हैं वो रक्षा मंत्री को दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्री अब उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर और हथियार रखे हुए हैं, और ये ठीक सामने आप देखें तो भारतीय सेना के टैंक, जिसकी वजह से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा टैंक का बंदोबस्त था उसको ध्वस्त किया, वो दिखा रहे हैं। मनीष, एक टैंक के सामने रक्षा मंत्री रुके थे, वो टैंक आपने भी देखी होगी। मुझे देख के जो लगा है वो शायद T-70 टैंक था, जो 1971 में इस्तेमाल हुआ था। काफी माना जाता है उसे, क्योंकि उसने बहुत अहम रोल प्ले किया था। उसके बारे में जरा बताएं, क्योंकि रक्षा मंत्री उसके सामने रुके, उन्होंने हाथ से छूकर देखा भी उस टैंक को, और यहां तक कि जो जवान उसके अंदर है उससे भी बातचीत की। साथ में जो ऑफिसर है वहां पे वो रहे, क्योंकि इनकी भूमिका इसलिए थी क्योंकि इस पूरे बैटल में जो अलग अलग जगहों पर खासतौर पे इन्हीं टैंक्स ने पूरी तरीके से जो पाकिस्तानी आर्मी के पैटर्न टैंक्स है या उनकी आर्टिलरी गन्स आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही थी तो उनको ध्वस्त किया था। उसके साथ साथ रक्षा मंत्री को ये पूरी जगह दिखाई जाएगी जहां पे उनका एयर डिफेंस मैकेनिज्म भारतीय सेना का 1971 का जिस तरह का था, उसमें अलग अलग वेपन सिस्टम थे, वो मौजूद हैं। और सबसे पहले जैसे ही रक्षा मंत्री स्वर्णिम विजय दिवस के समारोह को उन्होंने औपचारिक तौर पर जब इसकी घोषणा की कि आज से ये शुरू होता है, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को याद किया। हम आपको ये भी बता दें अमित कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ही पूरा ये प्लान था कि 1971 के इस युद्ध के स्वर्णिम विजय दिवस को, जब ईस्टर्न पाकिस्तान को मतलब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और फिर बांग्लादेश आज़ाद हुआ, बांग्लादेश को फॉर्म किया गया, ये इस तरीके से बताया जाए। और इस समय ठीक सामने तस्वीरों में पैटर्न टैंक दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान का वो पैटर्न टैंक जिसकी कब्रगाह भारतीय सेना ने तैयार की। भारतीय सेना के जो आर्मर्ड रेजिमेंट थे, उसके साथ साथ जो भारतीय वायुसेना थी, उन्होंने जब ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें किलर ब्रदर्स का हमेशा जिक्र होता है, उन किलर ब्रदर्स ने अपनी अहम भूमिका निभाई। हालांकि डेंजल किलर जो उस समय विंग कमांडर थे, अब एयर मार्शल हैं, आपने कुछ टैंक्स को लेकर जो बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट रहा था वो 5 दिसंबर को जब लोंगेवाला और साथ ही साथ बसंतरा, ये 2 जगह ऐसी थी जहां पर बैटल हुआ था और वहां पर टैंक्स की लड़ाई हुई थी। आपने तो शायद लोंगेवाला भी आप देख चुके हैं, बसंतरा भी शायद आप गए, तो इनके बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि वो टैंक्स के इलाकों से गुजर रहे हैं रक्षा मंत्री इस वक्त। अमित, दरअसल वही इस पे डिपिक्ट किया गया है। चारों तरफ आपको रेगिस्तान दिखाई देगा तस्वीरों में, और उसके ठीक आगे ये जो वेपन्स थे उस समय वो दिखाई दे रहे हैं। और जब भी हम बात करते हैं, जिक्र करते हैं लोंगेवाला की और साथ में बैटल ऑफ बसंतर, तो वो एक तरीके से कब्रगाह थी पाकिस्तानी आर्मी की आर्टिलरी और साथ में आर्मर्ड के साथ साथ इन्फेंट्री के लिए। तो वही इस समय रक्षा मंत्री को बताया जा रहा है, और रक्षा मंत्री जो इस समय सीनियर ऑफिशियल हैं भारतीय सेना के, वो उनको ब्रीफ करते हुए चल रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इसमें भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, उसके अलावा जो जिस तरह से पूरा ऑपरेशन किया जाए, ऑपरेशन ट्राइडेंट में कराची में जाके मिसाइल बोट्स ने पूरी तरीके से ध्वस्त किया कराची पोर्ट को। उसके अलावा 3 मिसाइल बोट्स थी, वो गई और वहां से उन्होंने सीधा जो कोड मैसेज था अंगार, वो बोला कि अंगार अंगार अंगार, इसका मतलब ऑपरेशन कंप्लीट हो गया, कराची को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है उस बंदरगाह को। तो ये सब इस पे दिखाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जो भारतीय सेना का सारी चीजों का जिक्र किया है, और मुझे इसलिए लगता है कि एक बार हमें फिर वापस लौटना चाहिए, क्योंकि हमारे साथ हमारे वो वॉर हीरोज है जो 1971 की लड़ाई में मौजूद थे। ओबराय सर हमारे साथ हैं। ओबराय सर, आप जरा बताइए कि जब आप दाखिल हुए ढाका तक, आप लोग कब पहुंच पाए? अगर आप ढाका तक पहुंचे तो कैसे पहुंचे? क्योंकि आपने कहा कि आप त्रिपुरा से आपने एंटर की थी 16 तारीख को, यानी 16 दिसंबर को आप वॉर जीत चुके थे, इंडियन आर्मी जीत चुकी थी वॉर, और उस वक्त आप कहां पर मौजूद थे?
मैं बताना चाहूँगा कि 3 तारीख को जब हम एंटर किए ही थे बांग्लादेश के अंदर, उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, आधे घंटे के बाद ही मुझे वायरलेस पे मैसेज मिला कि हमारा एक टैंक जो है माइन फील्ड के अंदर बॉक डाउन हो गया है और उसके अंदर हमारे सैनिक भी हैं। मैं और लेफ्टिनेंट मुस्तफा को टास्क दिया गया दोनों को कि आप जाएं और उस टैंक से हमारे जवानों को बचाएं, क्योंकि माइन फील्ड है, हम इंजीनियर था और हमारा काम है माइन फील्ड को क्लियर करना। मैं और लेफ्टिनेंट BM मुस्तफा दोनों माइन क्लियर करते करते टैंक तक पहुंचे और तीनों जवानों को वहां से बाहर निकालकर अपनी सेफ जगह पे लाए और इतने ही देर में टैंक जो है आग की लपेट में आ गया और हम उन्हें बचा पाए। ये 16 तारीख की सुबह की बात है, 5 बजे की, कि हमें एयरलिफ्ट किया गया। मेघना रिवर जो है, जो ब्रह्मपुत्रा हम कहते हैं, वो मेघना कहलाती है ढाका के अंदर, और वो कम से कम 16 किलोमीटर की चौड़ाई में है, एक समुद्र की तरह लगता है। बिल्कुल। हमारे हाई कमांड ने जो सोचा था कि हम ब्रिज हेड बनाकर ढाका को कैप्चर करेंगे, हमारी तरफ से हमारे 23 डिव के कमांडर जनरल हीरा और हमारे CO जनरल जोगिंदर पाल सिंह ने ये प्लान किया था। तो हमें एयरलिफ्ट किया गया रात को 5 बजे के करीब और हमें ड्रॉप किया गया मेघना रिवर के दूसरी तरफ इन्फेंट्री और दूसरे दस्तों के साथ, और हमने थोड़ी देर में वहाँ जाकर माइन्स वगैरह लगानी शुरू की और डिफेंसेस वगैरह तैयार करनी शुरू की। हम ये कर ही रहे थे कि 10 बजे के करीब मैसेज आ गया कि जो है पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में सरेंडर कर दिया है, और हम लोग अपना तिरंगा निकाला हमने सैनिकों के साथ, इन्फेंट्री बटालियन के साथ, और हम ढाका की तरफ चल दिए। सर ये ढाका में अमित एयरफील्ड की तरफ पहुंचे तो मैसेज मिला। जी सर, आपकी बात पूरी कर ली, फिर मनीष भी सवाल पूछेंगे आपसे। अमित, जिस लोंगेवाला का जिक्र कर रहे थे वो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, और जब भी लोंगेवाला का जिक्र होता है तो ब्रिगेडियर चांदपुरी, जो उस समय मेजर कुलदीप चांदपुरी थे, उनका जिक्र जरूर होता है। 4 भारतीय वायुसेना के हंटर्स ने करीबन 2 से 3 हजार पाकिस्तानी सैनिकों की और करीबन उनके 40 से 50 टैंकों की कब्रगाह बनाई थी। वही पैटर्न टैंक यहाँ पर है। कर्नल ओबराय, मैं सीधा आपको उस दिन ले चलूंगा जब स्टेडियम के अंदर आपने एक बड़ा पाकिस्तानी आर्मी का जो पूरा उनका ट्रूप था उसको सरेंडर करवाया। वो मूवमेंट क्या था, क्योंकि स्वर्णिम विजय दिवस मना रहे हैं, उसके बारे में आप बताएं, बिकॉज आप खुद वहां पर मौजूद थे और वो वहीं पर ही सर पहुंच चुके हैं। वो कैसी थी? आप जिस सवाल पे पहुंचे उसी तक पहुंच चुके हैं सर। ओबराय सर, अब आप इसको बताइए। हम लोग उस परेड ग्राउंड में थे, उसके साथ हमारे पैरास के कुछ ट्रुप्स थे और भी काफी सैनिक थे। हमने देखा कि उनकी लाइन जो है पार्क की तरफ जा रही है। हम एक साइड में थे, जनरल अरोड़ा और उनके सभी साथी टेबल के ऊपर थे, और लोग अपनी लाइन में खड़े थे, सारे पाकिस्तान के सैनिक, और अपनी रिवॉल्वर और अपने जितने भी हथियार थे और बेल्ट उतारकर उन्होंने लाइन में रख लिया और सरेंडर किया। सर आपने बहुत अच्छा ये हमें पूरा का पूरा विस्तार से बताई चीजें, और जिस तरह से आपने बताया सर कि किस तरह से मेघना नदी के ऊपर आप लोगों ने ब्रिज बनाया था, जिसे हेलीकॉप्टर ब्रिज के नाम से भी कहा जाता है, और जिसके जरिए हमारी जो इन्फेंट्री थी, हमारी सेना थी, वो ढाका तक पहुंची, और उसके बाद 16 तारीख को बांग्लादेश बना। ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश को आज़ादी मिली और एक नए राष्ट्र का जन्म हुआ, जो भारत का एक अच्छा मित्र भी बना और पड़ोसी भी बना, और 50 साल से यह रिश्ता और मजबूत होता जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।